Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education and working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children. This course is from Masters of Special Education with an area of specialization of hearing impairment. The course code is SPED 4133 and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Scope and Sequence of Elementary Mathematics Curricula. We will discuss this in this lesson about the scope and particularly the sequence of elementary mathematics curriculum. First, we will discuss hearing impairment and mathematics. The relationship of hearing impairment and mathematics. There is very limited research available about this topic, that what is the performance of hearing impaired children in mathematics subject. Labert and Van Kastem found that deaf children ages 3 to 7 years and exposed to sign language demonstrated an age-related lag of approximately 2 years in their knowledge of the counting string, rote counting, perhaps due to limited related opportunities and experiences. These studies, however, also indicated that these signing children had as good or better skills in other sub-concepts of number such as object counting and providing the number after a given prompt. So इस रिसर्च में पहले तो जो साइन लैंग्वेज बच्चे यूज़ कर रहे थे एजेस 3 to 7 ईयर्स में, उन्होंने 2 ईयर्स एज रिलेटेड लैग जो है वो शो, ये डिफरेंस जो इनकी परफॉर्मेंस में बच्चों ने शो किया, डेफ बच्चों ने, उसकी रीज़न्स उनकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंसेस हैं. डेफिनेटली जब वो सुन नहीं रहे होते तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं दूसरे बच्चों से. तो 2 साल का गैप बच्चों ने शो किया जब उनकी काउंटिंग जो रोट काउंटिंग थी उसको असेस किया गया. बाकी यह कि इन्हीं स्टडीज़ में ये चीज़ भी शो की गई कि जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इन्होंने ऑब्जेक्ट काउंटिंग है, अब रोट काउंटिंग में बच्चों ने डिफरेंस शो किया है कॉन्सेप्चुअलाइज करने में उसको. लेकिन जब हम कोई डिफरेंट उनको ऑब्जेक्ट्स दिए गए कि उन्होंने काउंट करना है प्रैक्टिकली, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था डेफ बच्चों का दूसरे बच्चों से. और इसी तरह से जब हम डिफरेंट किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ उन बच्चों को काउंटिंग के साथ साथ उनको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसमें भी उनका ये जो डिफरेंस है 2 ईयर्स का वो कम हुआ. Students' difficulty in mathematics may begin prior to the start of formal schooling. Findings also show areas of strength, computation and weakness for these children. तो एक बात जो इन रिसर्च स्टडीज़ ने शो की वो ये भी थी कि बच्चों की जो डिफ़िकल्टी है इन मैथमेटिक्स वो फॉर्मल स्कूलिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके जो घर पर उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे जिन्हें हम प्री स्कूल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चा जो एनवायरनमेंट उसके घर पर उसको प्रोवाइडेड होता है और जो एक्सपीरियंसेस वो कर रहा होता है अपने घर पर, तो वो बहुत एक बेसिक रोल प्ले करते हैं उनकी मैथमेटिक्स लर्निंग में जब वो स्कूल को ज्वाइन करते हैं. आप देखते हैं घर में बच्चे जो हैं वो पहले से ही उन्हें घर में काउंटिंग, ऑब्जेक्ट काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लाइक कितनी पेंसिल्स हैं, कितने उनके फेवरेट कोई भी फ्रूट है, तो वो पेरेंट्स समटाइम्स उनको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि ये कितने बनानाज हैं लाइक. तो ये बहुत सी ऐसी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स बच्चे जो हैं वो स्कूलिंग से पहले ही डेवलप कर चुके होते हैं. तो मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, वो एक्चुअली उनकी प्री स्कूलिंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉब्लम्स. और इसके अलावा इस स्टडी ने इन चीज़ों को भी, इस रिसर्च ने ये भी शो किया कि जो डेफ बच्चे होते हैं उनकी वो ज्योमेट्री में बहुत अच्छे होते हैं, बेसिक मैथ में एडिशन और इस तरह के जो सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है, इनके एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं.
और इनकी जो वीकनेस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उसमें ये काफ़ी वीक होते हैं। The 2013 National Assessment of Educational Progress reports 74% of 8th grade and 83% of 4th grade US students at or above the basic level in mathematics. The most recent achievement data in DHH stands for deaf and hard of hearing students, show 20% of 4th and 8th graders scoring above a basic level of understanding in problem solving and above a below basic level in procedures or computation. These percentages indicate an overwhelming majority of deaf and hard of hearing students are performing below their grade level, with at least half graduating from high school at a 5th 6th grade level in mathematics. सो ये इनकी एक्चुअल सिचुएशन है जो कि रिसर्च हमें शो करती है डेफ बच्चों की मैथमेटिक्स में उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें। आपने फर्स्ट में देखा कि 74% जो 8th ग्रेड के बच्चे हैं और 83% जो 4th ग्रेड के बच्चे हैं वो बेसिक या अबव लेवल या बेसिक लेवल पे परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स की। यानी 8th ग्रेड का बच्चा है 74% उनमें से जो बच्चे हैं 8th ग्रेडर्स वो मैथमेटिक्स में बेसिक लेवल के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को शो करते हैं। और मोस्ट रीसेंट जो अचीवमेंट डाटा है बच्चों का वो करता है कि 20% ऑफ 4th एंड 8th ग्रेडर्स स्कोरिंग अबव अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अबव अ बेसिक बिलो बेसिक लेवल इन प्रोसीजर्स और कंप्यूटेशन। तो ये सिचुएशन है इन डेफ बच्चों की मैथ्स में। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो कि इनकी लर्निंग मैथमेटिक्स में उसको हिंडर करती हैं। डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग बच्चे जो हैं उनके लिए मैथमेटिकल लर्निंग स्किल्स को डेवलप करना चैलेंजिंग इस वजह से होता है बिकॉज दे जनरली हैव इनसफिशेंट लैंग्वेज स्किल्स अपॉन विच टू बेस मैथमेटिकल लैंग्वेज। उनकी अपनी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स ही बहुत ज़्यादा वीक होती हैं ड्यू टू हेयरिंग लॉस। तो एज अ रिज़ल्ट वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को भी बिल्ड नहीं कर पाते और एज अ रिज़ल्ट उनकी मैथमेटिकल लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्टिकुलरली अफेक्ट होती है डेफ बच्चों की बिकॉज हेयरिंग हार्ड ऑफ हेयरिंग बच्चे जो हैं वो एज अ साउंड लैंग्वेज बेस इज़ नीडेड फॉर पुटिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू वर्ड्स और मेकिंग प्रेडिक्शंस। तो लैंग्वेज की एक साउंड नॉलेज के बगैर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है। Without these language skills, deaf and hard of hearing children become isolated in the learning environment and are unable to participate fully in group activities and mathematical discussions. तो बेसिकली एक मैथ्स क्लासरूम के अंदर मैथमेटिकल लैंग्वेज बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जब स्टूडेंट्स मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए टीचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी मैथमेटिकल लर्निंग इम्प्रूव होती है, जो कि ये सारा प्रोसेस जो है वो डेफ बच्चों में ये लैक कर रहा होता है क्योंकि उनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं होती। तो इस वजह से उनकी मैथमेटिकल लर्निंग वो उसमें वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इन ऑर्डर फॉर डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रन टू डेवलप कॉग्निटिवली particularly in a mathematical sense, the learning environment must have a wide range of meaningful mathematical experiences that are visually engaging and hands-on. Activities should be purposeful and have relevance to everyday life so that they can be experienced in a context other than purely mathematical one. तो इनके प्रॉब्लम्स के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि उनको वो अच्छे से कॉग्निटिवली डेवलप करें वो स्टूडेंट्स जो कि डेफ हैं। तो उनकी मैथमेटिकल सेंस को डेवलप करने के लिए उनकी लर्निंग एनवायरनमेंट इस तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिसमें मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हम यूज़ कर रहे हों और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि विजुअली इंगेज कर रहे हों और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा इनकी मैथमेटिक्स की क्लासरूम में जो कि डेफ बच्चों की क्लासरूम है। और ऐसी एक्टिविटीज़ बड़ी पर्पसफुल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए उनकी एवरीडे लाइफ के साथ,
ताकि वो प्योरली अगर मैथ्स के साथ उनको मैथ के ही कॉन्सेप्ट आप उनको पढ़ाते रहेंगे विदाउट एनी रेलिवेंस विद द एवरीडे लाइफ, तो वो ऐसा मैथ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो कि डेफ बच्चे हैं। टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन मेकिंग मैथमेटिक्स ईजी शुड नॉट बी अवॉइडेड। टीचर का रोल जो है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। टीचर्स शुड हैव एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट चिल्ड्रंस मैथमेटिकल थिंकिंग एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट which facilitate mathematical learning. Teachers should not take the children's disability as a hindrance in teaching them difficult mathematical concepts. अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, इनके प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करते हैं और किस तरह से मैथ को लर्न करते हैं सो दैट वी कैन मेक देम लर्निंग ईजी. It is important that learners acquire mathematical understanding by constructing their own meaning through ever increasing levels of abstraction, starting with exploring their own personal experiences, understandings and knowledge. तो सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं विद डेफनेस और एनी अदर डिसेबिलिटी, तो वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक उनका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो दूसरे कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स और नॉलेज की बेस पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. Additionally, it is fundamental to the philosophy of the PYP that since it is to be used in real life situations, mathematics needs to be taught in relevant, realistic contexts rather than by attempting to impart a fixed body of knowledge directly to students. PYP जो है वो अमेरिकन एक मैथमेटिकल करिकुलम है और उसकी फ़िलासफ़ी मैंने यहाँ पर ऐड की है कि रियल लाइफ सिचुएशंस ऐड करनी चाहिए मैथमेटिक्स की क्लासरूम्स के अंदर, और वो रेलिवेंट हों, रियलिस्टिक हों कॉन्टेक्स्ट उनके, और बजाय इसके कि हम एक फ़िक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो बच्चे के दिमाग में डायरेक्टली डालने की कोशिश कर रहे हों. तो मैथ्स एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप डायरेक्टली कोई ऐसा कंटेंट नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करें जिसको रोट मेमोराइज कर लें. इंस्टेड मैथ्स जो है वो एक रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है इन ऑर्डर टू लर्न मैथमेटिक्स. हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेजेस. ये फॉलोइंग स्टेजेस हैं: कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग, एंड देन ट्रांसफरिंग मीनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग. So these are the three stages of learning mathematics. Now we will discuss all these three stages one by one. The first stage is constructing meaning about mathematics. इसमें बच्चे क्या करते हैं? Learners construct meaning based on their previous experiences and understanding and by reflecting upon their interactions with objects and ideas. तो जो बच्चे की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग्स को. देयरफॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस where they are provided with possibilities to interact with manipulatives and to engage in conversations with others is paramount to this stage of learning mathematics. तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासरूम में, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता हुआ होना चाहिए, और ऐसे मैक्सिमम प्रोवाइड हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हों जहाँ पर वो तमाम जो क्लास के अंदर मैनिपुलेटिव्स उनके यूज़ हो रहे हैं, जो एविएट्स यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करें, और इसी तरह से वो अपने जो पीयर ग्रुप है उनके साथ भी इंटरेक्ट करें मैथ की क्लास में. तो ये एक दोनों चीज़ें जो हैं ये पैरामाउंट हैं लर्निंग मैथमेटिक्स में. When making sense of new ideas, all learners either interpret their ideas to conform to their present understanding, or they generate a new understanding that accounts for what they perceive to be occurring.
तो दो चीज़ें हैं कि जब वो एक नया आइडिया उनके सामने आता है तो वो या तो अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ उसको उसकी सेंस बनाते हैं और उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन अपनी उसकी डेवलप करते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो एक टोटली न्यू अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, दैट इज़ ट्रांसफरिंग मीनिंग इनटू सिंबल्स। यानी पहली स्टेज में हमने देखा कि हाउ डू दे कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट मैथमेटिक्स। अब दूसरी स्टेज है कि वो उस मीनिंग को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इनटू सिंबल्स। ओनली व्हेन लर्नर्स हैव कंस्ट्रक्टेड देयर ओन आइडियाज़ अबाउट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुड दे अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू सिंबल्स। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ट्रांसफ़र की स्टेज तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि प्रीवियस स्टेज जो है वो कंप्लीट ना हो चुकी हो, बच्चे ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करके उसके अपने मीनिंग्स जो हैं वो अपने ब्रेन में कंस्ट्रक्ट कर लिए हों। अगर मिस्टेकनली पहली स्टेज में ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो मैथ के कॉन्सेप्ट को ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया तो डेफिनेटली वो रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग को ही ट्रांसफ़र कर लेगा सिंबल्स में, और वहाँ से मैथ की क्लास में उसकी मैथ के जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उसमें मिस्टेक्स स्टार्ट हो जाती हैं। Symbolic notation can take the form of pictures, diagrams, modeling with concrete objects and mathematical notations. तो रिटर्न फॉर्म में जब आप मैथ्स को लिखते हैं, एक बच्चा कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद किसी न किसी फॉर्म में उसको शिफ्ट करता है ऑन पेपर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बॉलिक नोटेशन। और ये इसी को हम कहते हैं कि उसने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र किया है इन सिम्बल्स। Learners should be given the opportunity to describe their understanding using their own method of symbolic notation, then learning to transfer them into conventional mathematical notations. तो पहले बच्चे को आप ये अपॉर्चुनिटी दें कि उसने जो कुछ भी लर्न किया है, जो मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने मैथ्स की क्लासरूम में, उसको वो ख़ुद सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद फिर आप अगर वो ठीक करता है तो वेल एंड गुड, और अगर वो ठीक नहीं कर पाता सिम्बॉलिकली नोटेशन को यूज़ नहीं कर पाता, तो फिर हम टीचर का रोल ये होता है कि वो उसको करेक्ट करवाए उसकी अंडरस्टैंडिंग को। थर्ड स्टेज जो है वो लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स की है, अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग। सो थर्ड स्टेज में बच्चे जो हैं उन्होंने पहली स्टेज में जब अपने मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे में उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स को ट्रांसफ़र कर लिया सिंबल्स में, तो थर्ड स्टेज में वो अप्लाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक डिफरेंट न्यू सिचुएशंस के अंदर। सो अप्लाइंग विद अंडरस्टैंडिंग कैन बी व्यूड एज द लर्नर्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड एक्टिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ऑथेंटिक एक्टिविटीज़। Learners should independently select and use appropriate symbolic notations to process and record their thinking. तो अपनी थिंकिंग को वो रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपरली नोटेशंस का यूज़ करते हैं, और मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करते हैं इन न्यू सिचुएशंस। These authentic activities should include a range of practical, hands-on problem-solving activities and realistic situations that provide the opportunity to demonstrate mathematical thinking through presented or recorded formats. In this way, learners are able to apply their understanding of mathematical concepts as well as utilize mathematical skills and knowledge. तो सो फोकस जो है वो थर्ड स्टेज पर ये है कि एज मच एज़ पॉसिबल उनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएं, जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और ये सारी सिचुएशंस रियलिस्टिक सिचुएशंस होनी चाहिए जहाँ पर बच्चा जो है वो अपने लर्नड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके, और वो एप्लीकेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स होते हैं उनके थ्रू हो सकती है, और इन दिस वे लर्नर्स आर एबल टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ। तो सिर्फ वो बच्चा जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू यही नहीं सीखता कि उसने कॉन्सेप्ट को कितना विजुअलाइज कर लिया है, बल्कि वो मैथमेटिकल स्किल्स और नॉलेज को डेली लाइफ में यूटिलाइज करने के काबिल भी हो जाता है। Now we will move towards mathematics scope and sequence. तो different math curricula utilize different scopes and sequences.
This lesson gives you a general idea of a basic mathematics scope and sequence through elementary and middle schools. तो हम बिल्कुल जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का स्कोप और सीक्वेंस फॉलो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमारा करिकुलम जो है वो इसी सीक्वेंस को और इसी स्कोप को ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है. तो हम बड़ा जनरल आइडिया जो है उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक चार्ट शो किया जाएगा. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट दैट चार्ट. दिस चार्ट इज़ अ रफ गाइडलाइन शोइंग यू अप्रॉक्सीमेटली when and in which order one should study various math topics. तो अब हम टॉपिक वाइज मैथ को डिस्कस करेंगे कि किस वक्त पर कब और कितना जो है वो एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक बच्चे को अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ दैट चाइल्ड. डोंट रीड टू मच इनटू इट. फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट टेलिंग यू इन विच order to study the topics during any grade and it does not include every single topic. तो ये limitations हैं दो इस चार्ट की, जो अपकमिंग चार्ट है उसकी, कि वो हर एक टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकता कि कब और कहाँ पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है. लेकिन जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन है टीचर्स के लिए. हेयर इज़ अ ग्राफ. ये जो ग्राफ की हम बात कर रहे थे वो ये है. इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिकली जो शो हो रहा है ये ग्रेड्स हैं हमारे पास. ये ग्रेड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और ये इस पोर्शन में जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं. और आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स में इनको शो किया गया है. पिंक कलर में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो येलो, ब्लू, ग्रीन और मोव और कंटिन्यूसली इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स में ये टॉपिक्स चल रहे हैं. कलर्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स को भी शो कर रहे हैं और उनके लेवल्स को बेसिकली कि स्टार्ट में ग्रेड 1 जो है उसमें कितनी एडिशन यूज़ होनी चाहिए. अब अगर आप एडिशन को देखते हैं तो वो ग्रेड 1 में उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन शो हो रहा है, जबकि 7 8 में जाके ग्रेड जो एडिशन है उसके ऊपर एम्फोसिस कम हो जाता है. वन बाय वन अब हम इसको ज़रा इस ग्राफ को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे. जी, अब आप देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर और यहाँ पर हम नोटिस दैट सर्टन मैथ टॉपिक्स आर इन फोकस इन सर्टन ग्रेड लेवल्स एंड देन फेड अवे इनटू द स्टेटस ऑफ ओकेजनल रिव्यू ओनली. सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है और जैसे जैसे ग्रेड्स को हम मूव ऑन करते हैं, बड़े ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, तो वो टॉपिक्स फेड अवे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनको सिर्फ उनका रिव्यू करवाया जा रहा होता है हायर ग्रेड्स के अंदर या अदर ग्रेड्स के अंदर. You don't need to study basic arithmetic topics in each and every grade until the 8th grade. जैसे बेसिक अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कॉन्सेप्ट्स, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये चारों टॉपिक्स किस तरह से कौन सी क्लासेस के अंदर चलते हैं. बेसिक ग्रेड लेवल के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन 8th ग्रेड तक इसको कंटिन्यूसली सेम प्रोपोर्शन के साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं होता. आप यहाँ देख रहे हैं एडिशन, प्लेस वैल्यू, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं. इसके साथ नीचे जैसे जैसे अपर ग्रेड्स की तरफ हम जाते हैं, हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए विद बिगर नंबर्स लिखा हुआ है. सो जो बेसिक एडिशन और बेसिक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे हम अगले ग्रेड्स की तरफ मूव करते हैं. The red strand in is addition, subtraction and place values. इसके ऊपर ये है and these tie together. In first grade, children start with the addition and subtraction concepts, place value till 100, basic addition and subtraction facts within 10 and some easy additions and subtractions within 100. तो ये बेसिक जो है वो एडिशन, प्लेस वैल्यूज़ और सब्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में हमारा स्टैंडर्ड है. Now this slide shows regrouping in multi-digit addition and subtraction is introduced in 2nd grade and is studied with bigger numbers in grade 3 and 4. Mental addition and subtraction are important too. As years pass, students study bigger and bigger numbers up to 1000 in 2nd grade and up to 1 million in 4th grade. So जैसे जैसे ग्रेड्स जो हैं वो अपर लेवल की तरफ जाते हैं, इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाती हैं.
After fourth grade, students should have mastered addition and subtraction of whole numbers so that it is no longer the focus of study. यानी जब हम बिल्कुल 8th ग्रेड तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो उसमें फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फोकस नहीं रहता स्टडी का, ऑल्दो दे आर बीइंग यूज्ड इन द हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स. From then on, topics such as fractions, decimals, integers, square roots and irrational numbers expand the students' concept of number. तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट साथ चलता है, लेकिन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू टॉपिक्स जो हैं वो हायर लेवल ग्रेड्स के अंदर इंक्लूड होते जाते हैं. द येलो स्ट्रैंड इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये आपने देखा होगा कि बहुत जो प्री प्राइमरी और अर्ली ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 तक जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा होता. और ग्रेड 2 में आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड 2 में एक टिप से स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन जो है वो, टाइम टेबल्स वगैरह ग्रेड 2 से स्टार्ट होते हैं और बहुत माइनर लेवल पर हम उसको लेकर चलते हैं. और हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए ग्रेड 3 में जो ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक जो है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और ग्रो करते हैं. सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड द टाइम्स टेबल्स आर इन फोकस ड्यूरिंग थर्ड ग्रेड as is division with single digit divisors. In fourth grade, students study multi-digit multiplication and long division and are introduced to factors and primes. तो gradually उनको new concepts जो हैं वो introduce करवाए जा रहे होते हैं. Then for 5th and 6th grades, the focus switches to fractions and decimals. तो 5th ग्रेड में सारा फोकस ज़्यादा जो है वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के ऊपर आ जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th ग्रेड में 4th और 5th ग्रेड में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का काफ़ी पोर्शन इंक्लूड किया जा रहा होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट टाइज इन विद रेशोज, प्रोपोर्शंस एंड डेसिमल्स. All of these are topics for 6th, 7th grade with lots of real world applications. तो ये इनमें इन क्लासेस में 6th और 7th ग्रेड में परसेंट्स, रेशोज़ और प्रोपोर्शंस जो हैं इनको यूज़ किया जा रहा होता है. आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में भी 6th और 7th का जो पोर्शन है यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और परसेंटेज में परसेंट्स, रेशोज़ और प्रोपोर्शन की काफ़ी अमाउंट, या नीचे आप इसके जैसे परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन के लिए जो शो किया जा रहा है सिंबल, ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल की शेप है. और ये बेसिकली हमें शो क्या कर रहा है कि ये लाइट टिप हमें ये शो कर रही है कि 5th ग्रेड में परसेंटेज और रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह का जो है वो हल्का सा हम उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं. और जैसे हम 6th ग्रेड में आते हैं तो इस तरह से उसकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है इसकी इंक्लूजन की. और 7th और 8th ग्रेड में आके ये आपको इसका जो लेवल है वो ये शो कर रहा है कि 7th और 8th ग्रेड में परसेंट, रेशो और प्रोपोर्शन ज़्यादा डिटेल से पढ़ाए जाते हैं. ज्योमेट्री एंड मेजरिंग आर इम्पॉर्टेंट from 1st grade on. They tie in with other elementary math concepts such as multiplication, area, fractions and decimals. जी, तो फर्दर ये ग्राफ आपको ये भी शो कर रहा है, जैसे इस पोर्शन में आप देखें कि इक्वली मेजरिंग एंड ज्योमेट्री जो है वो इक्वली मौजूद होते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7, 8 तक. दैट मीन्स कि इसका यूज़ जो है जो इंट्रोडक्शन है बेसिक ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके साथ ये मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन है, एरिया अगर किसी स्पेसिफिक एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सो ज्योमेट्री इज़ ऑल ओवर, वहाँ हर जगह मौजूद है. इसलिए ज्योमेट्री का जो ग्राफ है वो आपको इक्वली उसकी विड्थ के साथ वो तमाम ग्रेड्स के लिए आपको नज़र आ रहा है. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मैथमेटिक्स क्लासरूम्स के अंदर, दैट इज़ ऑफ ग्राफ्स एंड प्रोबेबिलिटी.
तो ग्राफ्स और प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्राउन कलर की दिया गया है यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं ये लाइन, और स्टैटिस्टिक्स और का जो पोर्शन है वो ग्रेड 2 से ऑलमोस्ट हम उसको स्टार्ट करवाते हैं और ग्रेजुअली इसके लिए हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं कि सबसे थिन लाइन जो है वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की है। दैट मीन्स के स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर काफ़ी उसका थिन रोल है, या थिन आप उसको कह सकते हैं कि उसकी थिन ग्राफ उसका शो हो रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो एरिया है वो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता बच्चों का को। जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है या बेसिक मैथ की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इन बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। और स्पेशली जो ब्राउन कलर में आपको शो हो रहा है एरिया, स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये स्कूल करिकुलम जो मैथ्स का है उसमें इसको इसके बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस तो करवाया जाता है, लेकिन बहुत डिटेल्ड के साथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को या ग्राफ्स को बहुत डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया जाता इस लेवल पर। सो हमने इन ग्राफ्स के साथ हमने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह से डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स किस ग्रेड में स्टार्ट होते हैं, उसका स्कोप और सीक्वेंस क्या है, कब करवाए जाते हैं स्टार्ट, कौन सा टॉपिक कब करवाया जाता है और कितनी देर तक उसको एक्सटेंड किया जाता है, और किस हद तक वो पढ़ाया जाता है, कितना उसकी डेप्थ कितनी है जो उसको कवर कर रही होती है डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर, किस तरह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा ग्रो करता है और वो बड़े ग्रेड्स हायर ग्रेड्स की तरफ जाता है, तो वो कौन कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम करिकुलम के अंदर इंक्रीजिंगली ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और किस तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक ग्रेड्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरनेशनल प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं, मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इंटरनेशनली। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो दैट इज़ प्रोसेस स्टैंडर्ड। तो इसमें 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, आर डिस्क्राइब्ड थ्रू एग्जांपल्स दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट ईच स्टैंडर्ड लुक्स लाइक एंड व्हाट द टीचर्स रोल इज़ इन अचीविंग इट। तो हम ये देखेंगे कि 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, एंड दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्रूफ, थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन, fourth is connections, and fifth is representations. So what process standard means के वो कौन से processes हैं जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो करिकुलम है उसके अंदर इनकलकेटेड होते हैं। यानी ये वो 5 प्रोसेसेस हैं जो कि अज्यूम किया जाता है कि ये एलिमेंट्री मैथ्स करिकुलम के अंदर इन 5 प्रोसेसेस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी एलिमेंट्री लेवल का जो स्टूडेंट है उसकी मैथ्स की क्लासरूम का फोकस ये 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनके अंदर बच्चों में ये स्किल्स डेवलप हो जाएं, ये 5 स्किल्स। प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं कंटेंट स्टैंडर्ड्स। यानी मैथमेटिक्स के अंदर दूसरा जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है वो कंटेंट स्टैंडर्ड्स है। अब ये 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, और ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ नंबर एंड ऑपरेशंस, सेकंड इज़ अलजेब्रा, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ मेजरमेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये 5 जो हैं ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो कि इंटरनेशनली मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसमें ये 5 मेजर कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। सो दिस लेसन वाज अबाउट स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम के ऊपर हमने बात की कि किस तरह से डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो उनका स्कोप और सीक्वेंस क्या होता है मैथमेटिक्स करिकुलम के अंदर। और लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मैथ्स के करिकुलम में इंटरनेशनली जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कंटेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? 5 हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से जो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी 5 हमने देखे। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग एंड प्रूफ, कम्युनिकेशन,
कनेक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस। तो ये दो तरह से हमने डिवाइड किया स्टैंडर्ड्स को, कंटेंट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में, और हमने डिटेल से देखा कि कौन कौन से 5 कंटेंट स्टैंडर्ड्स हैं और कौन से 5 प्रोसेस स्टैंडर्ड्स हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।